Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know for the UPTET and CTET exam हम CDP की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो CDP की आज ये 5th क्लासेस है। ऑलरेडी 4 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा जो है लॉजिकली सोचना शुरू करता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो बच्चा जो लॉजिकली सोचना शुरू करता है वो कौन सी स्टेज में करता है? वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में करता है। सेंसरी मोटर में बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, ये भी नहीं है, प्री ऑपरेशनल नहीं है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा सही आंसर। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं और चारों स्टेज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो सब में ये स्टेजेस जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे जीन प्याजे की 4 कॉग्निटिव स्टेज यानी कि 4 संज्ञानात्मक अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इसमें जो बच्चे की एज होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष, यानी कि 0 से 2 वर्ष इसमें बच्चे की एज होती है। इसमें जो बच्चा है वो दुनिया को कैसे समझता है? वो सेंसेस के थ्रू और एक्शंस के थ्रू दुनिया को समझता है, यानी कि बच्चा जो है इंद्रियों और शरीर की गतिविधियों से दुनिया को क्या करता है? समझता है। तो ये हो गई सेंसरी मोटर। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है इसमें जो एज होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या करता है जो बच्चा है वो भाषा सीखता है, इमेजिनेशन करता है और सिंबल को यूज करता है, यानी कि बच्चा भाषा, कल्पना और प्रतीकों यानी कि सिंबल्स का उपयोग करता है। कौन सी स्टेज में? प्री ऑपरेशनल में। आफ्टर दैट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 7 से 11 वर्ष, जिसमें बच्चा जो है लॉजिकली सोचना लगता है, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो लॉजिकली सोचते हैं किसके बारे में? कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि 11 वर्ष और आगे, यहाँ पर बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्यूचर प्लानिंग उसमें आ जाती है, ठीक है। तो बच्चा अमूर्त विचारों, समस्याओं के समाधान और भविष्य की योजना बनाता है। तो किस में आता है? ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अब आपको मुख्य विचार इसमें क्या है कि ध्यान रखना है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो कैसे सीखता है? वो अनुभवों से सीखता है। धीरे धीरे जो सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। आफ्टर दैट मूर्त से अमूर्त की ओर विकास होता है, ठीक है। तो बच्चा जो है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, ठीक है। थिंकिंग एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे ग्रो होती है और जो डेवलपमेंट है वो कैसे जाता है? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कर्म है, ऑर्डर है, सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 वर्ष और आगे, ठीक है। तो आपको सिंपल याद क्या रखना है? SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये एक और चार्ट है, देखो सेंसरी मोटर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे हमने सेंसरी मोटर में की फीचर देखे थे कि जो इसमें बच्चा है वो सेंसेस के थ्रू, एक्शंस के थ्रू चीजों को सीखता है। तो जब बेबी लुक फॉर अ टॉय व्हेन इट्स हाइडन, यानी कि जब हम खिलौना छुपा देते हैं तो बच्चा उसे भी ढूंढता है। तो ये कौन सी स्टेज में आता है? सेंसरी मोटर। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है कि चाइल्ड बिलीव करता है कि एवरीवन जो है, जो सब है वो सब सेम ही सोचते हैं, यानी कि बच्चा मानता है कि जो सभी लोग यही सोचते हैं जो वह सोचता है, ठीक है। आफ्टर दैट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा समझता है कि गिलास का आकार बदलने से पानी की मात्रा वही रहती है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में उसमें उसका क्या आ जाता है? आपको ध्यान रखना है 3 चीज, कंजर्वेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन करने लगता है और सीरिएशन को समझता है, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर्मल ऑपरेशनल में उसमें वो फ्यूचर प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मल्टीपल सॉल्यूशंस, अब उसे कोई प्रॉब्लम देंगे वो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें देगा। तो ये किस में आ जाता है? आपका फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, कि बताना है कि बच्चे के समाजीकरण के लिए कौन सी प्राइमरी एजेंसी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। मास मीडिया, मास मीडिया प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। सबसे पहले जो बच्चा सीखता है वो कहाँ से सीखता है, वो अपनी फैमिली से सीखता है। तो मास मीडिया क्या है, सेकेंडरी है। स्कूल भी क्या है, सेकेंडरी है। सबसे पहले वो चीजें अपने घर में सीखेगा, उसके बाद वो जाके स्कूल में सीखता है। गवर्नमेंट, ये भी सेकेंडरी है। तो फैमिली जो है दैट इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जेपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, तो वो दिया था लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, ब्रूनर ने नहीं दिया था। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव की 4 स्टेजेस दी थी, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। ठीक है, BF स्किनर नहीं। तो लेव वाइगोस्की यानी कि जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, लेट्स सी। अभी हमने देखा जो कॉन्सेप्ट था जेपीडी का वो किसने दिया था, वो लेव वाइगोस्की ने दिया था। अब बात करते हैं जेपीडी का अर्थ क्या होता है क्या ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये वह क्षेत्र है जो बच्चे के वर्तमान स्तर यानी कि जो उसका करंट लेवल है, आफ्टर दैट यानी कि करंट लेवल यानी कि क्या बात हो रही है, जो वो खुद से करता है। आफ्टर दैट जो उसका बेसिकली करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट और जो पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है जो वो किसी की सहायता से करता है, उसके बीच का जो गैप है दैट इज ZPD। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वो एक गैप होता है किस किस के बीच में, कि जो बच्चा सबसे पहले जो बच्चा है वो क्या खुद से इंडिपेंडेंटली करता है और व्हाट ही एंड शी कैन डू विद गाइडेंस फ्रॉम अ टीचर और मोर नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि जिस पर्सन को उससे ज्यादा नॉलेज है या कोई टीचर है तो वो उसकी हेल्प से करता है। जो उनके बीच का जो एक गैप होता है, ZPD का अर्थ है कि वह अंतर जो बच्चा स्वयं कर सकता है और जो वह शिक्षक या अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति के सहायता से कर सकता है, उसे हम ZPD कहते हैं। सिंपल इतना ही है। तो जो लर्निंग है वो कहाँ होती है, सीखना जो है वो ZPD में होता है। टीचर और मोर कैपेबल पर्सन जो है वो क्या करते हैं, स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं यानी कि सहारा देते हैं। और प्रैक्टिस और सपोर्ट के साथ जो चाइल्ड है वो इंडिपेंडेंट लर्निंग करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रख सकते हो, ZPD, जोन का मतलब क्षेत्र, प्रॉक्सिमल यानी कि कोई निकट स्थान, या फिर डेवलपमेंट विकास यानी कि जहां सहायता से विकास संभव है। क्या ध्यान रखोगे, जहां सहायता की हेल्प से विकास संभव है दैट इज ZPD, यानी कि सहायता से सीखना विकास की कुंजी है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो किस में हेल्प करता है, प्लानिंग इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट पर फोकस करता है और एक्टिव लर्निंग को भी एनकरेज करता है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं, बच्चे ZPD में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, ठीक है, जो वो खुद से करता है। आफ्टर दैट व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद हेल्प, वह जो बच्चा सहायता से कर सकता है उसे हम ZPD कहते हैं। व्हाट अ चाइल्ड कैन नॉट डू इवन विद हेल्प, वह जो बच्चा अभी सहायता से भी नहीं कर सकता। ठीक है, बियॉन्ड डेवलपमेंट लेवल। तो ZPD क्या होता है, एक बीच में गैप है। ठीक है, रेफर टू द गैप जिसमें बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली करता है या फिर किसी की हेल्प से करता है, दैट इज ZPD। नेक्स्ट आता है डिसलेक्सिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन। तो डिसलेक्सिया यानी कि बच्चा लक्स को लुक्स पढ़ता है। तो किस में संबंध हुआ, पढ़ने से संबंधित, रीडिंग से संबंधित। तो रीडिंग से संबंधित जो पहला है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में, स्पेलिंग में, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन में क्या होना, डिफिकल्टी होना। लेटर में भी सेम, या तो लेटर को मिक्स कर देना या रिवर्स कर देना। डिसग्राफिया, आपको ग्राफिया से क्या याद रखना है, ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित यानी कि राइटिंग से संबंधित। तो ये हो गया राइटिंग। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से आपको याद रखना है कैलकुलेशन यानी कि मैथ्स में, नंबर में या फिर कैलकुलेशन में डिफिकल्टी, तो दैट इज डिसकैलकुलिया। ADHD यानी कि उसको ध्यान केंद्रित करने में या एकाग्रता में कठिनाई, तो वो होता है ADHD। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि बात हो रही है समावेशी शिक्षा की। तो एम्फेसाइसिस शुड बी ऑन, यानी कि किस पर बल होना चाहिए, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल पर, कि सिर्फ किस पर गोल, किस पर एम्फेसाइज होता है, शुड बी, कि किस पर बल होना चाहिए, क्या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा।
सेग्रीगेशन, कभी भी हम बच्चे को उनकी एबिलिटीज के बेसिस पे सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें तीसरा ऑप्शन है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये फिर भी अच्छा मतलब बेटर ऑप्शन है। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो यूनिफॉर्म, तो ये भी नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है कि हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो दैट इज द बेस्ट। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग, कि लॉरेंस कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज ऐसी है मोरल डेवलपमेंट की जहां पर इंडिविजुअल जो है जज एक्शन किसके बेसिस पे, सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, दैट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसे भी हम एक बार समझेंगे। सबसे पहले कोहलबर्ग का नैतिक विकास के चरण, ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, मोरल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट थिंकिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें जो लेवल थे, एक था लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 में, ठीक है, कितनी स्टेज है, 2 स्टेज है, कौन कौन सी, एक है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इसमें क्या आता है कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मैम मुझे डांटेगी, ठीक है, तो इसलिए मैं करता हूँ। तो ये है अगर सही काम तो दंड से बचना, यानी कि पनिशमेंट से बचना। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें बच्चा अपने समय के लिए सही काम करता है, यानी कि सही काम करूंगा तो पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे मैं अच्छा काम करूंगा तो मैम मुझे क्या देगी, शाबाशी देगी। तो ये 2 स्टेज है। लेवल 2 आता है कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस आती हैं, गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि मैं दूसरों की मदद करूंगा ताकि लोग मुझे अच्छा समझे। या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें क्या है, हमें नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, समाज में एक अच्छी व्यवस्था या कह सकते हैं बनी रहती है, यानी कि सही काम तो कर्तव्य निभाना, समाज का सम्मान, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल। इस स्तर पर व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों और मानवता के मूल्य को महत्व देता है। तो इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि व्यक्ति समझता है कि कानून लोगों के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं और समय के साथ बदल सकते हैं, यानी कि सही काम अधिकतम लोगों का भला, ठीक है। तो इसमें कानून लोगों के भले के लिए होने चाहिए, अगर कानून गलत है तो उसे बदला जा सकता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी कि सही काम, नैतिक सिद्धांत और अंतरात्मा, यानी कि चाहे कोई भी हो, इंसान के अधिकार, सम्मान और न्याय, मानवता सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये स्टेटमेंट किससे, किस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन से तो नहीं है, इंटरएक्शन से भी नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आप सी टेट, यूपी टेट, किसी भी एग्जाम, किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको साइंस के नोट्स चाहिए जो आपको सभी टेट एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, तो उसके लिए आपको टॉपर्स टारगेट एप्लीकेशन, जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको इजी और सिंपल एक्सप्लेनेशन में नोट्स मिलेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हैं, ये सभी टेट के एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, एनसीईआरटी पर बेस्ड है, आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होंगे, ठीक है। और इस ये सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, जो कि लिमिटेड ऑफर है, जिसकी कॉस्ट, जो इसकी जो कॉस्ट है वो है सिर्फ ₹49, जिसकी वैलिडिटी है 5 साल वैलिडिटी है। ये सिर्फ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो डाउनलोडेबल है, डाउनलोड ये नहीं होंगे, सिर्फ आपको ये एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे, जिसकी कॉस्ट मात्र 49 है। अगर आप चाहें तो आप कंप्लीट साइंस के नोट्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। तो स्टडिंग टू सिक्योर फर्स्ट रैंक, की फर्स्ट रैंक लाने के लिए हमें पढ़ना है, तो ये इंट्रिंसिक का नहीं है, ठीक है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, कि हमें, मुझे ये लैंग्वेज पसंद है तो इसलिए मैं ये लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो ये इंट्रिंसिक हो सकता है। डूइंग होमवर्क टू अवॉइड टीचर पनिशमेंट, की काम करना टीचर के पनिशमेंट से बचने के लिए, तो ये भी इंट्रिंसिक नहीं है। विनिंग अ कैश प्राइज, तो ये भी इंट्रिंसिक नहीं है। तो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज
आउट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, कि अगर चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है जिसमें बच्चा एक्टिव है तो लर्नर आर सीन एज, तो हम उन्हें कैसे देखेंगे, उन्हें हम एक्टिव देखेंगे। तो पैसिव, पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज नहीं, पैसिव तो नहीं होने चाहिए, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, जो हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी है ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर बल देता है। ठीक है, बताना है कि वो किस पर बल देता है। तो जनरल इंटेलिजेंस पर, या फिर कॉमन एबिलिटीज जो स्कूल पर रिक्वायरमेंट होती है, या हर एक बच्चे की यूनिक एबिलिटीज पर, या इंटेलिजेंट क्वेश्चन पर, तो वो देता है यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो गार्डनर ने कहा कि हर व्यक्ति के पास क्या है, अलग अलग प्रकार की यूनिक एबिलिटीज होती हैं। जैसे कि इन्होंने क्या दिया, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषाई बुद्धि, शब्दों को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने की क्षमता होती है जैसे लेखक। ठीक है, आफ्टर दैट लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तर्क करना, गणना करना, समस्या सुलझाने की क्षमता, तो ये होती है। आफ्टर दैट किसी के अंदर स्पाशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर का मानना है कि बुद्धि एक नहीं होती बल्कि इसके अलग अलग प्रकार हैं, यानी कि चित्र जो है, स्थान है, दिशा को समझने की क्षमता रखना। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि शरीर का उपयोग कर कार्य करने और हाथ के कौशल की क्षमता। ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत सुनना, समझना, गाने या बनाने की क्षमता। इंटरपर्सनल, इसमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे अच्छे अच्छे संबंध बनाने की क्षमता, ये होता है इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल, अपने आप को समझना। ठीक है, इंटरपर्सनल दूसरे की भावनाओं को समझना, इंट्रापर्सनल अपने आप को समझना, अपनी भावनाओं, अपने लक्ष्य को पहचानने की क्षमता, दैट इज इंट्रापर्सनल। और नेचुरलिस्टिक, यानी कि प्राकृतिक, जानवर, पौधे और पर्यावरण समझने की क्षमता। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना LSBMIIN, यानी कि लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पाशियल, ठीक है, बॉडी काइनेस्थेटिक, आफ्टर दैट म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सन और नेचुरलिस्टिक। ठीक है, तो बुद्धि केवल IQ से नहीं मापी जा सकती। आफ्टर दैट हर व्यक्ति की क्या होती है, अपनी अनूठी ताकत होती है। ठीक है, और हर बुद्धि समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा था, हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो किस पर फोकस करता है। ओनली समेटिव एग्जामिनेशन पर तो नहीं करता, ग्रेडिंग एंड रैंकिंग स्टूडेंट पर नहीं करता, टेस्टिंग मेमोरी पर नहीं, तो डायग्नोसिस लर्निंग गैप्स एंड प्रोवाइड फीडबैक, यानी कि अधिगम के अंतरालों का निदान करने का फीडबैक देने पर, यानी कि बेसिकली लर्निंग गैप्स को डायग्नोस करना और फिर उसके बेसिस पे फीडबैक देना। ठीक है, अब समझते हैं फॉर्मेटिव, ये कुछ असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूअसली चेक होती रहती है, जैसे क्विज हो गया, क्लासरूम में होमवर्क हो गया, ठीक है, क्लास वर्क हो गया। तो फॉर्मेटिव यानी कि फॉर्म जो कि लर्निंग को इम्प्रूव करता है। सबमेटिव असेसमेंट ये लास्ट में होता है, आप सभी जानते हैं। इसमें हम फाइनल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जैसे कि फाइनल एग्जाम हो गए, एनुअल एग्जाम हो गए। तो सबमेटिव यानी कि समरी होती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इसमें हम बच्चे को किस प्रॉब्लम में, किस एरिया में वो वीक है उसे फाइंड करते हैं। ये होता है इम्प्रूवमेंट से डन बिफोर इम्प्रूवमेंट, यानी कि कह सकते हैं प्री टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट को आपको याद रखना है कि हम किसी चीज की डिसीज चेक करते हैं ना, जैसे बीमारी को चेक करते हैं, तो वो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट यूज टू प्लेस स्टूडेंट इन प्रॉपर लेवल और ग्रुप, यानी कि छात्र को सही स्तर कक्षा में रखने के लिए। तो ये होता है बेसिकली एडमिशन टेस्ट, यानी कि जैसे किसी बच्चे का आप एडमिशन कराने गए सेकेंड क्लास में और टेस्ट में वो सेकेंड क्लास में फेल हो गया तो उसे हम फर्स्ट क्लास में देते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसमें हम बच्चों को कंपेयर करते हैं रैंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, ये कंपेयर, यानी कि जैसे कि एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है, कंपेयर परफॉर्मेंस या तो पास या फिर फेल। जैसे कि आपका सीटेट का एग्जामिनेशन कि 90 नंबर हैं जनरल कैटेगरी में तो आपका एग्जाम क्वालिफाई है, और नहीं है तो आपका नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये होता है आफ्टर लर्निंग के बाद जो मेजर फाइनल अचीव, यानी कि सीखने के बाद आकलन, और ये इसका पर्पज है फाइनल रिजल्ट और ग्रेडिंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये ड्यूरिंग
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, यानी कि सीखने के लिए आकलन होता है। ड्यूरिंग लर्निंग होता है, जिससे टीचिंग और स्टूडेंट की प्रोग्रेस को इम्प्रूव किया जा सके। फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग किस लिए होता है, इम्प्रूवमेंट और फीडबैक के लिए होता है। असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें जो बच्चे की लर्निंग को क्या गया, यानी कि सीखते हुए समय का आकलन, स्टूडेंट जो है असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं खुद की लर्निंग को, सेल्फ लर्निंग और रिफ्लेक्शन, जैसे कि सेल्फ चेक, पीयर रिव्यू, सेल्फ इवेल्युएशन। तो ऑफ यानी कि फाइनल रिजल्ट, फोर लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, एज यानी कि सेल्फ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नॉर्म चॉम्स्की के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन के अंदर क्या होती है, इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन, किस किस का होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो पेरेंट्स एंड टीचर नहीं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं, कल्चर एंड रिलीजन नहीं, तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी कि अनुवांशिकता एंड पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड थॉर्नडाइक लॉ ऑफ अफेक्ट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी कि एडवर्ड थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम जो है वो किसके महत्व पर बल देता है, तो वो देता है रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस पर, कि जितना ज्यादा हम चीजों को रिपीट करते हैं उतने ही लर्निंग जो है वो बेटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन दैट ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम, कि जो सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत बताता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, तो विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, यानी कि हेड टू टो, सिर से पैर की ओर, तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने सीडीपी से डिस्कस किए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।